आपको होमवर्क में मैंने जो इलस्ट्रेशंस दिए थे, खैर वो एक दिन में करने के लिए मैंने बोले भी नहीं थे, पर आप कर लेना है ना। ठीक है। अच्छा, हमने कल जो इलस्ट्रेशन किया था, आई मीन टू से सैटरडे को इलस्ट्रेशन 12 किया था। आ गया था आपको समझ? लेट्स सॉल्व वन ऑफ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ो बेटे। क्या होता है जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी बातें याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग जब वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, बार बार ये लाइन कहाँ थी कहाँ नहीं थी। इसलिए थोड़ा बोल बोल के पढ़िएगा, ठीक है? अच्छा, चीखने की जरूरत नहीं, आराम से बोलेंगे, ठीक है? हाँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गांगुली, प्रिपेयर trading and profit and loss account and balance sheet as on 31st March 2020 after making the necessary adjustment. कैपिटल गिवन है, ओपनिंग स्टॉक क्योंकि 31 मार्च 20 है तो ओपनिंग स्टॉक 19 को होगा बेटा। सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड। ये कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ट्रेडिंग में चला जाएगा। रेंट, सैलरीज, ये अच्छा मैं अब इनके लिए क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सब कहाँ जाएंगे, पी एंड एल में। अगर मैं ट्रेडिंग के खर्चों को ध्यान रखूंगा तो बाकी सब कहाँ जाएंगे, पी एंड एल। सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटा लोन लिया है अपन ने किससे, कितने रुपीस का? इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 4500। प्रिंटिंग स्टेशनरी है, एडवर्टीजमेंट है। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर किसी की बुक में भी 72,500 गिवन हो तो उसे आप कट करके 7,250 लिख लें। 7,250 ही है ना? ओके, ये पुराने मॉड्यूल्स में बेटा ICI के मॉड्यूल में भी गलती से 72,500 लिखा हुआ था। कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड 40,000, डिस्काउंट रिसीव 14,950। अब देखो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और ये साल के बिगनिंग में कितने के थे, 25,000। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 9,000। डिस्काउंट अलाउड है, जनरल एक्सपेंस है, ऑडिट फीस है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, कैश इन हैंड आपको गिवन है। डिपॉजिट्स का कितने रुपए का बैलेंस है, का कितना परसेंट, 10%, यानी ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख था बेटा 10% के हिसाब से, और ड्राइंग्स कितने रुपए की है, 50,000। तो अपन ने जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो फिलहाल एक ही खर्चा अपने को दिखाई दिया, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला एक्सपेंस। पढ़ो देख, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2020 इज ₹3,93,000। याद कीजिए जब मैं आपको इन्वेंट्री का चैप्टर सेल ऑन अप्रूवल वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने पूछा कि भाई स्टॉक का मतलब होता है हमेशा फिजिकल स्टॉक। स्टॉक का मतलब हमेशा क्या होता है, मतलब हमारे पास गुड्स इन्वेंट्री कितने रुपीस की पड़ी थी, 3,93,000। दिस वॉज लाइंग इन अवर गोडाउन, but this includes goods returned by customer on 31st March 2020 to the value of rupees 15,000 for which no entry has been passed in the books। कस्टमर हमारे को माल लौटा कर गया, हमने उसे अपने गोडाउन में रख दिया। केवल गोडाउन में रख देने से क्या हमारी बुक्स में एंट्री हो जाती है क्या बेटे? क्या करना चाहिए अपने को, एंट्री पास करनी चाहिए। तो जो अपने को एंट्री पास करनी चाहिए थी वो एंट्री अपन ने पास नहीं करी, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब इस एंट्री का दो जगह इफेक्ट आएगा। एक तो जो सेल्स रिटर्न आपको पहले से गिवन है 43, वो कम था 15,000 से, वो बढ़कर 58,000 का हो जाएगा। और डेटर की वैल्यू जो 1,20 है वो 15,000 से कम हो जाएगी ना बेटे। बस इसका कोई और इफेक्ट नहीं है क्योंकि गुड्स तो गोडाउन में रखी हुई है पहले से। नाउ परचेज इंक्लूड फर्नीचर परचेज ऑन विच डेट, 1 जनवरी 2020, कितना रुपीस, 10। गड़बड़ी हो गई, हमने खरीदा क्या था, डेबिट किसको कर दिया, तो परचेज का वैल्यू 10,000 से कम करना पड़ेगा, फर्नीचर का वैल्यू 10,000 से बढ़ाना, और डेप्रिशिएशन भी अकॉर्डिंगली चार्ज होगा। डेप्रीशिएशन शुड बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। The loan account from Dena Bank in the books of Ganguly appears as follows। गांगुली की बुक्स में देना बैंक का जो लोन का फिगर था वो 1 लाख रुपए था ना। ये 1 लाख पर पहुंचे कैसे हम लोग, 1 अप्रैल 2019 यानी बिगनिंग ऑफ द ईयर बेटा। सो दिस वाज ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना था, मतलब देना बैंक ने हमें साल के बिगनिंग में ही कितने का लोन दे दिया था, 50,000। और लोन हमने करंट ईयर में और लिया कितने का, कौन सी डेट को लिया,
तब जाकर साल के एंड में बैलेंस 1 लाख आया। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन। इस 31 मार्च 2020 को जो 50,000 लिए, क्या उस पर हम इंटरेस्ट पे करेंगे क्या? तो जो भी इंटरेस्ट जाएगा 12% की रेट से वो 50,000 का ही जाएगा ना बेटा। 6,000 होना चाहिए ना। हमने तो कितना पे किया हुआ था, अंडरस्टूड। आगे, sundry debtors include rupees 20,000 due from Robert and sundry creditors include 10,000 due to him। मैं गांगुली, ये रॉबर्ट, मुझे इससे लेने कितने थे? 20,000, तो ये मेरी डेटर्स की लिस्ट में शामिल था। मुझे ही इसे देने कितने थे? तो ये मेरी क्रेडिटर्स की लिस्ट में शामिल था। बताइए नेट में मैं इसे पहले 20,000 लूँ फिर 10,000 दूँ, या नेट में 10,000 ले लूँ? बात सामने आ गई। तो डेटर 20,000 देने वाला केवल कितना देगा? तो डेटर का वैल्यू 10,000 कम हो गया। क्रेडिटर 10,000 लेने वाला कुछ लेगा क्या? तो क्रेडिटर का वैल्यू 10,000 से कम हो गया ना। वेरी नाइस। आगे, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक। अब तक क्वेश्चन पढ़ने पर हम ये मान रहे थे कि हमने 4,500 पूरे किसको दिए थे, लेकिन हमने 4,500 पूरे देना बैंक को नहीं दिए। हमने तो 4,500 में से केवल कितने दिए थे? तो बाकी के 1,500 अपन ने क्रेडिटर्स को दिए होंगे। हम क्रेडिटर्स को पैसा क्यों देते हैं? कई बार हम टाइम पे पैसा नहीं दे पाते, बिल्स ऑफ एक्सचेंज याद करो, तो इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ता है। तो 4,500 में से 3,000 किसको दिए अगर, तो 1,500 जो अदर को दिए वो भी हमारा एक्सपेंस, जो 3,000 देना बैंक को दिए वो भी हमारा एक्सपेंस। लेकिन देना बैंक को कितना देना बनता था, और देना बैंक को दिया कितना? तो 3,000 आउटस्टैंडिंग है ना, 1,500 अदर्स, 3,000 पेड, 3,000 अनपेड, 6 प्लस 1,500 7,500 खर्चा हुआ ना बेटा। ऑल क्लियर? आगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। ये जो आपको इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है 7,250 का, इसमें हमें इंटरेस्ट 1,000 रुपये का किससे मिला था? डेटर से। या जैसे हम डिले पेमेंट करने पर इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसा कोई हमें डिले पेमेंट करेगा तो हम इंटरेस्ट रिकवर करेंगे ना बेटा। आपने को इंटरेस्ट कितना मिला? 1,000 ड्यू, अच्छा लिखा भी है, ड्यू टू डिले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट। और बाकी का जो 6,250 का ब्याज मिला होगा वो क्यों मिला होगा? क्योंकि वो हमने इन्वेस्टमेंट्स और जो डिपॉजिट्स कर रखे थे उसके ऊपर मिले होंगे। पर क्या 6,250 ही मिलना बनता है? नो, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो, 25,000 का 5% बोले तो 1,250, और 1.5 लाख का 10% बोले तो 15,000। तो यार हमारे को 16,250 मिलना चाहिए था, और अगर उस 7,250 में से 1,000 किससे मिला? डेटर से, तो बचा हुआ ही 6,250 मिला होगा इन्वेस्टमेंट से। तो 10,000 अक्रूड हो गया कि नहीं हो गया? पर ये बातें बोलने से नहीं चलेगी, प्रॉपर वर्किंग नोट देने पड़ेंगे अपने को। अच्छा, लास्ट में एक लाइन और बोला है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेएबल टू देना बैंक एंड फॉर इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। इसको ऐसा लगा कि बता नहीं बच्चे भूल जाएं, तो इसने दे दिया। इसको ऐसा लगा बच्चे भूल जाएंगे कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी है और इंटरेस्ट अक्रूड भी है, तो ये आपके बारे में सोचा गया और इसको लिखा गया। ठीक है, सीरियस मत हो, मजाक में बोली थी बात मैंने। ठीक है, क्या आप बोलो सर देखो दूसरे क्वेश्चन में तो नहीं बोला, तो ये हमारे को करना है कि नहीं करना है? आउटस्टैंडिंग और अक्रूड बोले और चाहे ना बोले, हमको हमेशा कंसिडर करना है कि नहीं। आगे, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट कितना परसेंट ऑन द बैलेंस अंडर सन्ड्री डेटर्स, बट नो प्रोविजन नीड टू बी मेड फॉर द डिपॉजिट। ठीक है, नाउ कितना छोटा सा क्वेश्चन था, तो देख लो कितना इजी हो गया है। लिखिए साहब, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, और जब कॉपी में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके आगे डेट लिख लीजिए 20 जून 2022। ऐसा इसलिए है कि जब रिवीजन करिए और कोई चीज़ अटक जाए, फटाफट 20 जून की रिकॉर्डिंग में जाना, थोड़ा आगे पीछे करना और आपको तुरंत सामने आ जाएगा। करें, इन द बुक्स ऑफ गांगुली कौन सा काम मनाएंगे?
ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 था क्या बेटा? हम 31 मार्च 2020 के दिन बना रहे हैं क्या ये? उसके बाद। अच्छा, आज डे क्या है? डेट 20 जून 2022। और अब देखो कब की बना रहे हैं हम लोग? 31 मार्च 2020, क्योंकि हमारे सामने डेटा हिस्टोरिकल होगा कि नहीं होगा? हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर ही क्या बनते हैं? ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन आपको ध्यान होगा कि फाइनल अकाउंट्स ऑन नहीं बनते, बिफोर नहीं बनते, सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड हो जाने के बाद बनते हैं। चलिए बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम किसकी लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक। क्वेश्चन को पढ़ के बताएं जरा। ओपनिंग स्टॉक 234। ओपनिंग स्टॉक के बाद में परचेज। सबसे पहले तो लेस करो परचेज रिटर्न। कितना रुपीज? 29। और क्या हमने गलती से 10,000 का खरीदा हुआ फर्नीचर रेगुलर फर्नीचर परचेज मान लिया था? जो कितने रुपीस का था? 10। माइनस करके बताओ। ओके, 11,76,500, 11,76,500। अच्छा, ट्रेडिंग की डेबिट में सभी एक्सपेंस आते हैं कि केवल डायरेक्ट? तो अपने को तो इकलौता ही खर्चा दिखाई दिया है ऐसा, 93,000। ओके, और अब क्रेडिट में आ जाएंगे बाय सेल्स। कितना है बेटे सेल्स? 14,48,000। सबसे पहले तो इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। तो सबसे पहले क्या यही लेस होगा खाली इसमें? तो सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड कितने की थी? अनरिकॉर्डेड कितनी थी? फर्स्ट पॉइंट देखो ना, 15,000 रुपये का माल जो कस्टमर रिटर्न किया। बेटा अगर एंट्री सही है हो चुकी होती तो क्या अपन ये 15,000 ऐड कर रहे होते क्या? नहीं हुई, तो पता चला कि एरर है बेटा। एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो सेल्स रिटर्न को 15,000 प्लस किया तो क्या ये 58,000 आ गया? और अब आप आंसर देखो तो कुछ 13,90,000, 13,90,000। एंड नाउ बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अपने को ऑलरेडी गिवन है, इसमें बेटा किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंट्री सभी तरह के एडजस्टमेंट करने के बाद है। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल, तो दिस इज योर जीपी 279,500 टोटल। $1,780। ओके, 17,83,000। अच्छा, जो 2 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है उसे क्या लिख दें? कितना रुपीज? 2,79,500। बस अब अपने को फटाफट एक्सपेंसेस ढूंढने हैं और उनको डेबिट करते जाना है, और जहां वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी वहां वर्किंग नोट बनाएंगे। चलिए, कैरेज इनवर्ड के बाद में आपको सबसे पहले खर्चा रेंट दिखाई दिया। रेंट को लेकर कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं थी, 28,500। आफ्टर रेंट सैलरीज 46,500। आगे
चलो जी, अब अपने को इंटरेस्ट का ना वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट बनेगा 1, फर्स्ट वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी debited to profit and loss account। बेटा टोटल इंटरेस्ट कितना पे है? 4,500 लेस पेड टू देना बैंक। तो क्या हमने पेड टू अदर्स 1500, तो चाहे हम अदर्स को दें और चाहे देना बैंक को दें या चाहे किसको भी दें, वो हमारे एक्सपेंस होता है बेटा। ये तो कहानी हुई नॉर्मल समझाने की। अब आता है टोटल इंटरेस्ट पेएबल। पेएबल टू देना बैंक 50,000 का कितना परसेंट? 5%। क्या ये 6,000 आता है? लेकिन 6,000 देना बनता था, बट अपन ने पे कितना किया? क्या आउटस्टैंडिंग 3,000 रहा क्या? तो देखा जाए तो बनते कितने थे देना बैंक को पे करने के? वो भी हमारा खर्चा हुआ, और जो अदर्स को पे किया वो भी हमारा खर्चा हुआ। तो कुल मिलाकर एक्सपेंस 7,500 का हुआ। इंटरेस्ट टू बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट 6,000 जो देना बैंक का था, 1,500 जो अपन ने अदर्स को दिया। क्या कुल मिलाकर 7,500 हो गया? और खुद भी दिमाग लगाओ, हम पे कितना कर चुके ऑलरेडी? 4,500, और आउटस्टैंडिंग कितना था? तो खर्चा तो 7,500 ही आएगा ना। ये मैंने थोड़ा पूरा बाइफर्केट करके बता दिया, ये इसका था, ये इसका था, टोटल इतना था। अंडरस्टूड? लिख लिया सबने? टू इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 1, 7,500 रुपए। अच्छा, इंटरेस्ट के बाद में नेक्स्ट आइटम बोलिए। लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना रुपीस? प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद में एडवर्टीजमेंट। छप्पन हजार। एडवर्टीजमेंट के बाद में इंटरेस्ट रिसीव। ये इनकम हुई क्या हमारी? इसका भी पता है क्या बनेगा? वर्किंग। वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा, ये इंटरेस्ट अपनी इनकम हुई क्या? इसलिए P&L के CR में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट
टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल, और पहले वाले में हेडिंग मैंने क्या दी थी, टू बी डेबिटेड टू पी एंड एल। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, $7,250। ओके बेटा, इसमें से इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना हुआ, तो क्या हमारे को बाकी का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स पे कितने का मिला? ओके बेटा, अब पॉइंट ये आता है कि जो इतना मिला क्या यही मिलना भी चाहिए था? नो। तो लिखो टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिपॉजिट्स। पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपए के हैं? कितना आ गया? 1250। डिपॉजिट्स का कितना परसेंट? 10%। बोले तो टोटल 16,250 आ गया, लेस अच्छा यहां से 7,250 लेस करूं या 6,250? करेक्ट। तो क्या हमारा आंसर अक्रूड इंटरेस्ट निकल कर आया? 10,000। टोटल इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। बेटा जो हमको इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स में मिलना चाहिए वो कितना? 16,250 प्लस जो 1,000 का अपने को किससे मिला? डेटा से। तो टोटल इनकम 17,250 हुई क्या? और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपने को कुल मिलाकर मिला कितना था, और 10,000 मिलना बाकी था, तो भी 17,250 इनकम हुई क्या? ये मैंने थोड़ा एलैबोरेट कर दिया आपको। डन। चले 17,250। अब इंटरेस्ट रिसीव के बाद में जो नेक्स्ट आइटम गिवन है वो बोलिए। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है बेटा। $14,950 डिस्काउंट रिसीव के बाद में। ओहो ये एक्सपेंस हो गया, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
इसलिए डायरेक्टली कहाँ से चार्ज करेंगे? पी एंड एल से। बोलो 37,700। आगे बोलिए बेटे। जनरल एक्सपेंसेस 19,600। आगे ऑडिट फीस। आगे 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 दुनिया भर के जितने भी खर्चे होते हैं सब एक ही क्वेश्चन में डालें। आगे बस, ऐसे नहीं हो सकता, 3-4 और होने चाहिए था। अच्छा ये सब एक्सपेंस लिख लिए। अब जो जानकारी अपने को अकाउंट्स की वैल्यू गिवन थी वो अपन कंसीडर कर चुके। फटाफट एडजस्टमेंट नंबर 1 को देखो। क्या एडजस्टमेंट नंबर 1 जितना हमें डिस्कस करना चाहिए था कर चुके अपन लोग? नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? अब अपने को उसके नीचे वाला पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो डेप्रीशिएशन टू डेप्रीशिएशन ऑन, और इसके लिए क्या बनेगा? नंबर 3। फिर से बोलना बेटा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। वर्किंग नोट नंबर 3। हेडिंग बोलो इसकी। कैलकुलेशन ऑफ depreciation on furniture। फर्नीचर, हाँ जी, ऑन ओपनिंग बैलेंस 9,000 है क्या? का कितना परसेंट? तो पूरे साल भर बैठा आपने फर्नीचर पे को यूज किया साल भर, तो 10% लगेगा पूरे साल का। ऑन परचेज्ड। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए जरा, यानी कि 3 मंथ्स का। तो 10,000 का 10% 3 महीने का, क्या ये 250 होता है? टोटल 1150। एम आई क्लियर बेटा? कुछ क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन लेंदी होते हैं, कुछ लेंदी नहीं होते लेकिन टिपिकल होते हैं। दैट इज 3 मंथ्स। 3M मतलब 3 मंथ्स। हटा दो इसको। लिख सकता है देख के भी, बिना देखे भी लिख सकता है। मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा था इससे, बेटा बिना देखे लिख सकता है? नहीं सर, चुपचाप जस्ट शो दैट। कर लिया? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। टू डेप्रीसिएशन कितना रुपीस? अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गया बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 5 डेटर से कुछ संबंधित बात कह रहा है, वो तो बैलेंस शीट के काम आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 6 हो गया बेटे। एडजस्टमेंट नंबर 7 हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 8 इसने बोल दिया, वरना तो अपन भूल जाते बेटे। और एडजस्टमेंट नंबर 9 प्रोविजन बनाना है क्या? यार प्रोविजन बनाना है, और पहले से क्या हमारे पास कोई प्रोविजन गिवन है क्या? इसका मतलब अपने को जो प्रोविजन बनाना है वो करंट ईयर में P&L से चार्ज करने वाला बनाना है। इसका बनेगा वर्किंग नोट नंबर। किसके ऊपर बनेगा प्रोविजन? करेक्ट वैल्यू ऑफ डेटर्स पे या रॉन्ग वैल्यू ऑफ डेटर? आपको डेटर का वैल्यू देखो 1,20,000 पे गिवन है,
लेकिन ये तो अकाउंट का बैलेंस है ना। लेकिन आपने एडजस्टमेंट नंबर 1 देखा, देखो उसमें सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर की एंट्री पास नहीं कर रखी, मतलब डेटर का वैल्यू 15,000 रुपये से बुक में ज़्यादा रिकॉर्डेड था ना, उसको ठीक करेंगे। दूसरा, रॉबर्ट से लेने कितने थे? 20,000, और उसको देने कितने थे? तो हमें नेट में कितना देगा? तो 20,000 का डेटर देगा कितना? तो डेटर का वैल्यू कम होएगा ना। तो पहले डेटर का रिवाइज्ड वैल्यू लाना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या करेंगे? प्रोविजन। आपको ध्यान है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बड़ा सा क्वेश्चन था, 1560 रुपए के बैड डेट्स नॉट रिटर्न ऑफ लिखे हुए थे, 270 रुपए का पॉइंट नंबर 4 में 1740 डेबिट कर रखा था 1470 रुपए से, प्रोविजन बना रखा था, वो गलत बनाया होगा ना। पहले डेटर की वैल्यू सही लाइए, सही प्रोविजन बनाइए। अंडरस्टूड? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड वैल्यू ऑफ डेटर calculation of adjusted value of debtors and provision thereon। सबसे पहले वैल्यू ऑफ डेटर्स, क्या ये हमें 1,20,000 गिवन है बेटा? लेस सेल्स रिटर्न नॉट रिकॉर्डेड। ओके, तो ये कितना आया? 1,05,000। नाउ लेस adjustment with creditors। Robert was the debtor by rupees and he was also a creditor by rupees। Instead of receiving 20 paying 10,000 we are adjusting only 10,000 rupees। तो अब डेटर का वैल्यू कितना रह गया? ये वो डेटर है जिनसे हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, लेकिन क्या अपने को प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% क्या? $4,750। हाँ बेटा, नहीं 20 लेने थे और 10 देने हैं, तो नेट में मैं तुझसे कितना लूंगा? तो मेरे डेटर का वैल्यू कम हो गया ना 10,000 से। तो दे कितने वाला था मेरे को? तो देगा कितना? तो डेटर का वैल्यू 10 से कम हो गया ना। और मैं तुझे देने कितने वाला था? 10,000। अब मैं दूंगा नहीं, तो क्रेडिटर का वैल्यू 10। तो दोनों ही डेटर और क्रेडिटर दोनों ही कितने से कम हो गए? 10,000। जब इस तरह का एडजस्टमेंट आता है तो जो लेसर वैल्यू होती है वो दोनों से ही क्या हो जाती है? लेस, क्योंकि उसी का तो पैसा ना आएगा और वही ना पैसा हमारे पास से जाएगा। ऑल क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? चलें आगे अपन लोग। प्रोविजन बेटा बर्डन किस पे आएगा? पी एंड एल पे। एंट्री बोलिए, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। and this was working note number 4750। आई थिंक सभी एडजस्टमेंट हो गए बेटा। पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए, 3,11,700, 3,11,700,
और अब इसमें आराम से तसल्ली से डेबिट के ये वाले एक्सपेंसेस लेस कीजिए। पहले तो 28,500 माइनस 46,500 माइनस 7,500, और अब बाकी के सारे अरे ये भी ऐड करना था। अच्छा ऐड कर चुके हैं आप लोग। ये एक्सपेंस लेस कीजिए। प्रॉफिट टू पी एन डल, सॉरी, अरे एनपीए क्या, $311,700। कुछ 40 मिनट का टाइम अपने को लगा है ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने में, इसलिए लगा इसका आधा मिनट तो आप यूँ निकाल लें, 20 मिनट तो ऐसे निकाल दें, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आप लिख रहे हो, देख के लिख रहे हो। अगर ये क्वेश्चन खुद करते तो 15 से 20 मिनट में ये ट्रेडिंग और पीएनएल बन जाता। अब आखिरी काम कौन सा, चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए आप बारी बारी जो अपने को वैल्यूज गिवन है वो देखते जाएं और लिखते जाएं। हाँ बेटा, सबसे पहले आपको गांगुली की कैपिटल दिख रही है क्या? कितनी है कैपिटल? 5,40,500। सबसे पहले इसमें क्या ऐड कर लो, नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 70,500। टोटल लगाओ देखिए, क्या कोई ड्राइंग्स भी है? तो ये तो हो गई 6,11,000 लेस ड्राइंग्स। कितने की? बाहर कितना आएगा? 5,61,000। अब आपको कैपिटल के बाद में नेक्स्ट आइटम किसका गिवन है? आइटम वाइट बोलते जाइए ना। नहीं, स्टॉक गिवन था, छोड़ दिया। सेल, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, रेंट, सैलरी, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, और वर्किंग नोट नंबर 4 का अगर आप रेफरेंस दे चुके हो ना, तो फिर आपको वापस से वो एडजस्टेड वैल्यू दिखाने की, मतलब वापस से वर्किंग नोट जैसा बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल कितना लिखेंगे? 95, और उसमें से क्या लेस करेंगे? प्रोविजन 4,750। क्या ये 90,250? 90,250। व्हाट इज नेक्स्ट आइटम? क्रेडिटर्स। देखो कैसे, देखो याद करो, रॉबर्ट को देना भी तो होता पैसा, तो रॉबर्ट को पैसे देने वाली बात को इंक्लूड करते हुए सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या 74,000 के थे क्या? लेकिन रॉबर्ट ने हमें 10,000 रुपये एडजस्ट करके दिए, यानी कि हमने डेटर के साथ एडजस्टमेंट कर लिया। क्या ये बाहर की तरफ 64 आ जाएगा बेटा? ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में नेक्स्ट आइटम लोन। अच्छा, लोन फ्रॉम देना बैंक की हमारी जिम्मेदारी 1,00,000 रुपए की है ना, और पढ़ने के साथ ही याद आ गया होगा कि एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी था जो वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाया गया था, एंड दैट वाज ₹3,000। इसके बाद में क्या था बेटा? इंटरेस्ट और प्रिंटिंग एडवर्टीजमेंट इंटरेस्ट, कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड। क्या इसे कैश एट बैंक बोल सकते हैं? कितना? 40। कैश विद ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड के बाद में 25,000 रुपये के, 25,000 के इन्वेस्टमेंट्स के बाद में
फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कुछ 19,000 थी ना, माइनस डेप्रीशिएशन 1150 था, 17,850 आया क्या, 17,850। अच्छा, फर्नीचर के बाद में डिस्काउंट अलाउड, जनरल, फायर नहीं, अच्छा कैश इन पहले आएगा, ठीक है। कितना रुपीज, और कैश इन हैंड के बाद में डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स 1,50,000, और डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट पे अक्रूड इंटरेस्ट भी था। जिसका रेफरेंस था वर्किंग नोट नंबर 2 में। इसके बाद में ड्राइंग्स, वो तो कंसिडर हो गई। ये तो जो इंफॉर्मेशन अपने को एडिशनली गिवन नहीं थी वो अपन डिस्कस कर लिया। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज अवर एसेट। $3,93,000। ओके बेटा, क्लोजिंग स्टॉक के बाद में एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिए जरा, हो चुका बेटे, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ से सारे ही हो गए। लो, असेट्स के लायबिलिटी का टोटल बताएं जरा। एंड इज इट द टोटल ऑफ एसेट ऑल्सो? ओके, $7,28,000। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया, मस्त एकदम। एग्जाम में क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया हुआ है, वापस भी आ सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, वैल्यू डबल हाफ हो सकती है, ठीक है। 15, 20 का भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। नहीं, 100 का तो बेटे एक्सेप्टेबल नहीं है, 100 का तो। अच्छा, तू 100 का ही बोला, 200 नहीं बोला। अच्छा, ओके डन, जल्दी टिप, फटाफट। अब हम लोग ठीक इसके नीचे वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? हाँ बोल। हाँ बेटा, चलो दूसरा क्वेश्चन, पड़ोसी में देखना। चल, क्वेश्चन नंबर 2। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स who were paid ₹30,000 पर मंथ ईच। सब लिखना बंद कर दो, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ये 2 बार आए हुआ एग्जाम में। नाम अलग अलग हो रखे थे, क्वेश्चन सेम था, ईयर में चेंज हो गया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज a team of 8 workers who were paid ₹30,000 per month each in the year ending 31st March 2019. At the start of financial year 2019 and 20, the company raised salaries by 10% to 33,000 per month each। ऑब्वियसली बात है, 30,000 का 10% बोले तो 3,000 बढ़कर 30,000 रुपये आएगा बेटा। अब अपन लोग करंट ईयर में अक्टूबर 1st 2019 की बात कर रहे हैं। The company hired 2 trainees at salary of ₹21,000 per month। मिड ऑफ द ईयर में आए क्या बेटा? The workforce मतलब employees are paid salary on the first working day of every month। मतलब जिस महीने में भी सैलरी मिलती है वो उस महीने की पहली तारीख को मिलती है। समझा मेरी बात? आगे क्या बोला? 1 month in arrears, एक महीने का हमेशा क्या रहता है? बकाया। कैसे? So that employees receive their salary for on the first working day of February। ये कौन सा मंथ चल रहा है? जून। तो मुझे जून मंथ की सैलरी 30 जून की बजाय कब मिलेगी?
1 जुलाई को मिलेगी। तो बेटा अप्रैल की सैलरी कब मिलेगी करंट ईयर में? मई की फटाफट, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। करंट ईयर की सैलरी अगले साल के अप्रैल में आ जाएगी ना। मतलब अपन ने करंट ईयर के 12 महीने की सैलरी में से पेमेंट करंट ईयर में 11 मंथ्स का दिया होगा, एक महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया। बट द थिंग इज टू बी नोटेड, अरे इस साल के मार्च का पेमेंट अगले साल के अप्रैल में गया, तो पिछले साल की मार्च का पेमेंट इस साल के अप्रैल में गया होगा। मतलब पेमेंट तो हम लोग 12 दफाई करते हैं, करंट ईयर के 11 मंथ्स का और प्रीवियस ईयर के 1 मंथ का। बात समझ में आ गई? तभी तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इस साल पे होगा, इस साल का आउटस्टैंडिंग अगले साल पे होगा। बात समझ में आ गई? आगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, देखें क्या बोलता है। You are required to calculate amount of salary which would be charged to the profit and loss for the year ended 31st March 2020. Amount actually paid as salaries during, क्या इसने बोला कि amount actually paid as salary for 2019-20? क्या बोला? तो ड्यूरिंग तो 12 महीने होंगे ना, 11 महीने इस साल का, 1 महीना पिछले महीने। आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31st मार्च 2018। करें शुरू, लिखिए। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरीज to be debited to P&L account for the year ended 31st March 2020, यानी कि 2019-2020 बेटा। हाँ जी, 2 तरह के हमारे पास वर्कर्स थे, एक एम्प्लॉयज बोल के थे। कितने एम्प्लॉयज? 8। बेटा साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ। और हर महीने की सैलरी इस साल 33,000 कर दी गई थी क्या? बताओ देखिए। $31,68,000। आगे, क्या हमने 2 ट्रेनीज को अपॉइंट किया हुआ था? 2 ट्रेनी थे। कितने महीने की सैलरी? 6 मंथ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अक्टूबर 1 को आए थे ना बेटा। इनको सैलरी कितना दे रहे थे? 21,000। ये हो गया वो खर्चा जो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सैलरीज टू बी डेबिटेड टू 34,20,000। सही है बेटे? चलें आगे। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ amount of salaries paid during 2019 and 20। बेटा 2019-20 में 19-20 की भी सैलरी देंगे और 18-19 की सैलरी देंगे क्या? तो पहले लिखो फॉर
2019 and 20. Employees. How many employees were there? कितने महीने की पे करेंगे? क्योंकि इस साल के मार्च का पेमेंट अगले साल की 1 अप्रैल को होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 31,000, 29,04,000. ओके. नाउ ट्रेनीज. बेटा ट्रेनी को अक्टूबर की सैलरी सितंबर मिल गई होगी, सॉरी नवंबर मिल गई होगी. ओह मेरे को फिगर गलत लिख दिया मैंने, सॉरी. 33,000 आएगा क्या? ये वैल्यू सही है क्या बेटा? ओके मैंने मिस्टेक कर दिया था. 33,000. नाउ अच्छा, अक्टूबर की सैलरी नवंबर, नवंबर की दिसंबर, दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी, फरवरी की मार्च, मार्च की अप्रैल. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का ही पेमेंट इस साल में हुआ बेटा. कितने ट्रेनीज? 2. कितने मंथ्स का? 5 मंथ्स का. 21,000 एक्चुअली. 2,10,000 टोटल. बोलिए ये 31,14,000 हमारे प्रीवियस ईयर का, सॉरी करंट ईयर का पेमेंट है जो अपन ने करंट ईयर में ही किया है. एड फॉर 2018 एंड 19. अच्छा पिछले साल केवल कौन थे? कितने एम्प्लॉइज थे? 8. कितने महीने की बाकी है? 30,000 या 33,000? हाँ 33 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जो इंक्रीमेंट आया है वो करंट ईयर में आया है ना. बोलो देखें. 2,40,000 टोटल. बताइए 33 लाख. ओके. चलें आगे. अब अपने को आउटस्टैंडिंग सैलरी निकालनी है. कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन. बेटा ये सैलरी केवल करंट ईयर की रहेगी ना. एम्प्लॉइज 8 एम्प्लॉइज 1 मंथ मल्टीप्लाई 33, 2,64,000. एंड ट्रेनीज 2 ट्रेनीज 1 मंथ 21,000. ये क्वेश्चन कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी जो चलता था उसमें भी आया था. सेन गुप्ता की जगह मुझे नाम याद नहीं है एम्प्लॉय का, लेकिन क्वेश्चन सेम था. कर लिया नोट सबने? दिस वाज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2. होमवर्क नोट कीजिए. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के देखिए. यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट. नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन. क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, हो जाएगा ना. ये डिस्कस करते हैं कोटरीवाल वाला क्वेश्चन. हाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 होमवर्क. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 क्लास में करते हैं.
मिस्टर कोटरीवाल इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग मैगजीन्स। कोटरीवाल का बिजनेस क्या है बेटा? मैगजीन बेचना है। सेवरल, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आंसर आएगा इसका। सेवरल ऑफ हिज कस्टमर पे मनी इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग हिज मैगजीन। कुछ लोग इसको पैसा एडवांस में ही पे कर देते हैं, मतलब ये मैगजीन बाद में सप्लाई करता है, पैसा पहले मिल जाता है इसको। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ईयर 31 मार्च 2020 यानी 1920 की बात हो रही है, हैज़ बीन गिवन बिलो। इस साल के बिगनिंग में ऑन अप्रैल 1 2019 ही हैड अ बैलेंस ऑफ रुपीज 2 लाख एडवांस फ्रॉम हिज कस्टमर ऑफ विच 1,50,000 इज रिलेटेड टू द ईयर 2019-20। साल के बिगनिंग में 2 लाख का एडवांस था, जिसमें 1.5 लाख का एडवांस के बदले इसको जो माल बेचना था वो किस ईयर में बेचना था? करंट ईयर 19 और 20। वाइल रिमेनिंग, बाकी बचा हुआ, पर्टेन्स टू ईयर 2020 एंड 21, और बाकी के 50,000 का एडवांस अगले साल में बेचने के लिए, मैगजीन्स बेचने के लिए मिला हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 ही मेड कैश सेल्स ऑफ रुपीज 5 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। नंबर 1 क्या बोला? टोटल इनकम पता करो, और टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ क्लोजिंग बैलेंस इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट इज रुपीज कितना? 170। बहुत इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स का अगर ऐसा आया तो। ध्यान सुनो, अपने से इनकम कौन से साल की मांगी? बेटा आदमी इनकम 2 तरीके से कमाता है। इस साल में गुड्स सप्लाई करो, इसी साल में पैसा मिल जाएगा। आपको पैसा पहले से मिला हुआ है और उसके बदले आप इस साल में क्या कर दो? सप्लाई कर दो, वो भी आपकी इनकम होगी कि नहीं होगी? इसने जो शॉप खोल के बैठा था, उसके कस्टमर इसको 5 लाख रुपए की मैगजीन खरीद के ले गए, ये कैश सेल्स हो गई कि नहीं हो गई? कुछ कस्टमर इनसे अपनी होम डिलीवरी करवाते होंगे गुड्स की, जिसके बदले कस्टमर से क्या लेता होगा? एडवांस लेता होगा। एडवांस मिला हुआ कभी आपकी इनकम होती है क्या? क्या होती है वो? आपकी लायबिलिटी। क्या होती है? अनइर्न। जैसे ही वो आप उस चीज के बदले सर्विस दे दो या गुड्स सप्लाई कर दो, तो वो लायबिलिटी खत्म होकर आपकी इनकम बन जाती है ना। आपके सर पे कितने रुपए का एडवांस का बैलेंस था? इस बर्डन को आप उतारेंगे कैसे? इसके बदले मिले हुए एडवांस के बदले या तो गुड्स को सप्लाई करके या उसके बदले सर्विस देके। आपने इस साल में 1.5 लाख रुपए का मैगजीन सप्लाई किया होगा, तो आपका जो लायबिलिटी थी वो इनकम बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो 1.5 लाख रुपए का तो एडवांस का माल इस साल सप्लाई कर दिया, तो 1.5 लाख आपकी जो लायबिलिटी थी वो क्या हो गई? इनकम हो गई। टेल मी यस और नो। और 5 लाख रुपए का माल आपने जो नकद बेचा वो भी आपकी इनकम हो गई क्या? तो आपकी इनकम बोले तो 6,50,000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्या बोलते हैं? टोटल मनी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इफ क्लोजिंग बैलेंस, ये तो क्या है? और क्लोजिंग बैलेंस कितना बताता है? 1। आपके सर पे बर्डन था कितने का? आपने कितने का माल सप्लाई कर दिया? नाउ योर बर्डन शुड बी इक्वल टू ओनली 50,000। पक्का? लेकिन साल के एंड में ये बर्डन हो कितने का गया? अपने आप आ गए क्या पैसे? अरे आपका बिजनेस है, आप इस साल एडवांस लेंगे, अगले साल सप्लाई करेंगे, तो साल के बिगनिंग में कितना था? 2 लाख। साल के एंड में बचना कितना चाहिए था? 50, लेकिन बचा हुआ कितना है? और एडवांस आ गया क्या? 1,20,000 तो एडवांस आया और 5 लाख का माल नकद में भेजा, तो टोटल मनी रिसीव जो हुई कैश सेल्स 5 लाख, 1,20,000 का एडवांस, तो टोटल रिसीव 6,20,000 हो गया क्या? बात समझ में आ गई? बट एग्जाम में आंसर वॉइस नोट जैसे आएगा क्या? लिखना पड़ेगा अपने को, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी प्रॉपर। राइट डाउन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द ईयर 2019 एंड 20। सबसे पहले तो कैश सेल्स, ये आपके करंट ईयर में ही माल बेचने की करंट ईयर मिले हुए इनकम हो गई बेटा। नाउ एड एडवांस received in previous year
related to sales in which year? Current year. आपने NPO पढ़ा हुआ है ना? एडवांस इन प्रीवियस ईयर करंट ईयर का पैसा माना जाता है ना, और एडवांस इन करंट ईयर नेक्स्ट ईयर का। सब्सक्रिप्शन मिलता था, सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल में मिल गया था। किस साल का? इस साल की इनकम मानी जाएगी ना। मैं ऐड ही तो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एक बार सेल्स बोल जाओ। मैं कह रहा हूँ तो सब्सक्रिप्शन मिला कितना? 1.5 लाख पहले ही मिल गया था, तो इनकम 6.5 हुई ना। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट वही होता है, चाहे सेल्स बोलते चाहे कोई अदर इनकम बोलते। इसको बोलिए जरा। एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू सेल्स इन करंट ईयर। 2 लाख या 1.5 लाख? तो इनकम फॉर द ईयर (2019 and 20) this is rupees 6,50,000. Okay, and now number 2. Calculation of amount totally received in 2019 and 20. देखो बेटे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस फर्स्ट अप्रैल 2019 को एडवांस आपके सर पे कितने रुपए का था? ठीक है, लेस goods delivered in 2019 and 20. क्या हमने 1.5 लाख रुपए का एडवांस का पैसा इस साल में कस्टमर को सप्लाई कर दिया? रिक्वायर्ड क्लोजिंग बैलेंस। रिक्वायर्ड का मतलब होना चाहिए। क्या ये 50,000 का होना चाहिए? एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस और है कितना? 1,70,000। तो ये 50,000 का पैसा 170 कैसे हो जाएगा? जब करंट ईयर में एडवांस मिलेगा। एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर इज इक्वल्स टू आगे 1,20,000। बेटा मेरे पास जगह नहीं है, आप इसी के नीचे आगे लिखें ऐड कैश सेल्स। क्या 5 लाख की हुई? तो टोटल मनी रिसीव्ड क्या 6,20,000 आंसर आएगा बेटा? मैं बोलता हूँ दोबारा, देखो आपने आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर लिख लिया होगा 170 तक। मैंने लिखा एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर 170 माइनस 50 बराबर 1,20,000। और फिर ऐड क्या बोला अपन ने? कैश सेल्स 5 लाख। तो टोटल मनी रिसीव कितना हो गया? 6,20,000। क्या? तो भी 6,20,000 माइन जाते हैं ना बेटा। फॉर सिर्फ फॉर की बात होती तो सिर्फ आंसर 5 लाख ही आता ना, क्योंकि जो भी मिला है नकद में तो कैश का ही मिला है। बाकी इस साल का 1.5 लाख पिछले एडवांस मिला, तो इस साल जो 1,20,000 एडवांस मिला वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला। टोटल रिसीव्ड लिखा है बेटा, टोटल मनी रिसीव्ड। लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ वर्ड्स। टोटल बन गया टी, मनी बन गया एम। अच्छा ये मैंने आपको देखो स्टेटमेंट बनाकर समझाया ना बेटा। अकाउंटेंसी किसके ऊपर बेस्ड है? अकाउंट्स। तो तेरे को अकाउंट बना के सिखा देता हूँ। ये नोट कर लिया सबने? बनाओ उसके नीचे ही
एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट। देखो कोई भी अकाउंट बनाना इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में अप्लाई करें आ जाएगा। बेटा मुझे कस्टमर से एडवांस मिला था तो पैसा आया होगा मेरे पास, कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा। मैं उस कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोल सकता था क्या उसे? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डाला होगा मैंने, बाय कैश आया होगा। लेकिन अभी बाय कैश नहीं लिख सकता क्योंकि मैं साल की बिगिनिंग कर रहा हूं बेटे, तो लायबिलिटी थी कि मेरी एसेट थी, तो क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। इधर देखो लायबिलिटी अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, तो फिलहाल आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बेटा। अब मैं इस लायबिलिटी के बैलेंस को डिक्रीज करना चाहता हूं, तो उसे क्रेडिट की बजाय क्या कर दिया? डेबिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट मेरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एंट्री बोलिए, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये सेल्स, ये जो सेल्स होगी बेटा ये मेरे 2019 और 2020 की होगी क्या? अब मैं आपको 2 एंट्री बोलूंगा, फटाफट समझना। कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और फिर एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल। ये एडवांस का लफड़ा नहीं हुआ होता, नकदी बेचता करंट ईयर में तो कैश टू सेल्स ही आया होता ना। अब क्लोजिंग बैलेंस बचना कितना चाहिए? बचना चाहिए, लेकिन क्या हमें ये क्लोजिंग बैलेंस पहले से ही बता रहा है 170 है? तो यार 2 लाख में से 150 जाए तो 50 ही बचना चाहिए, तो बचा हुआ कितना है? 170। तो अपने को कैश और आया होगा क्या? 1,20,000। 1,20,000 तो कैश आया वो एडवांस का, और एक 5 लाख का माल बिका नकद का, तो 1,20 प्लस 5 बराबर 6,20,000 ही आएगा क्या? 3,20,000। एवरीबॉडी क्लियर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कैसा था? एकदम इजी। हाँ बिल्कुल, बाय कैश अकाउंट बना के लिख के आ जाए। चलें आगे। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था दिसंबर 2020 वाले पेपर में। मॉड्यूल बेस्ड है बेटा, पूरा सब्जेक्ट ही किसके ऊपर बेस्ड है? मॉड्यूल। हाँ, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, नाम चेंज हो जाते हैं, अजय की जगह कुछ और आ जाएगा, विजय की जगह कुछ और आ जाएगा, वैल्यूज डबल हाफ हो जाएगी, मॉड्यूल बेस्ड। पढ़ो देखो क्वेश्चन। मिस्टर बिरला इज ए प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ trading electronics. An excerpt from his trading and P&L account is as follows. Trading and P&L for the year ended 31st March 2020. बेटा सेल्स पता नहीं कितनी है, सी दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 45 लाख गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं, डी लिख दिया। इन दोनों का जो टोटल होगा वो एफ का फिगर आ जाएगा बेटा, डी पता चल जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। मिसलेनियस इनकम पता नहीं कितना लिखा हुआ है, तो डी प्लस ई का टोटल कितना है? अच्छा, क्रेडिट का टोटल कितना है अगर, तो डेबिट का टोटल भी कितना होगा? तो पहला फिगर अपने को पता चल गया 60 लाख। रेंट 26 लाख है, ऑफिस एक्सपेंस 13 लाख है, सेलिंग एक्सपेंस पता नहीं कितना गिवन है, बी दिया हुआ है। कमीशन टू मैनेजर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 2 लाख। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है पता नहीं, लेकिन ये पता है कि 2 लाख रुपए जो है वो बिफोर कमीशन है किसी वैल्यू का। अब देखो कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ, तो ये 2 लाख है, ये 10% है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 20 लाख था क्या? 20 लाख का 10% हटा दो, 18 लाख आ गया। पहला फिगर पता चल गया 18 लाख, और ये दूसरा 60 लाख। अच्छा, ये 60 लाख जो है वो ए बी दिस को मिलाकर है ना। 60 लाख में से 18 प्लस 2 20 प्लस 13 और 26 हटा देंगे तो
1 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा। तो सेलिंग एक्सपेंस का वैल्यू निकल आया 1 लाख रुपए। आगे देखो सेलिंग एक्सपेंसेस कितना परसेंट है ऑफ टोटल। अब अगर ये 1 लाख है और वो 1% है तो ये सेल्स 1 करोड़ की आ गई क्या। अब अगर 1 करोड़ में से 45 लाख लेस करेंगे तो 55 लाख रुपए का क्या निकल कर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, दोनों मिलाकर 60 लाख है तो 5 हो गया क्या, कर लिया। लेकिन एग्जाम में ये नहीं चलेगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, वुड यू बिलीव 10 मार्क्स। बच्चों को कितना ऐश हो गया था, क्वेश्चन आया था एग्जाम में। लेकिन वो प्रेजेंटेशन के बदले में आपको मार्क्स मिलेंगे। फटाफट कॉपी करो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स। अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन सा वैल्यू चाहिएगा, ए। और ए अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। लिखेंगे इफ मैनेजर्स कमीशन is 10% on net profit before commission, then net profit before commission will be। बेटा ये 2 लाख किसी वैल्यू का 10% था, तो क्या 100% वो वैल्यू 20 लाख, ठीक है बेटा। एंड नाउ नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। एनपीबीसी का मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना था, उसमें से आपने क्या दे दिया बेटे, क्या आपका मिसिंग वैल्यू ए 18 लाख निकल कर आ गया क्या। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये आफ्टर चार्जिंग बोलता तो मल्टीप्लाई 110 हो जाता, रेट अमाउंट अपॉन रेट मल्टीप्लाई 110 हो जाता, तो अपना आंसर कुछ और आया होता बेटे, 22 लाख रुपए आया होता। दिस वॉज द मिसिंग फिगर ए। और अब ए के बाद अपने को क्या चाहिएगा, बी। लिख लिया ये, ऑब्वियस सी बात है, कमीशन तभी तो लेस तभी तो एनपी आएगा। जैसे यहाँ 20 लाख आपको पता चला, वो 22 लाख पता चलता। चलें अभी, नाउ बी। बी का हेडिंग क्या था, देखो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड is equal to the total of क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। फटाफट बोलिए। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो क्या यही डेबिट साइड का टोटल होगा। और बेटा ये 60 लाख जो है, क्या वो रेंट, जो रेंट कितने रुपीस का है, 26 लाख प्लस कौन सा एक्सपेंस, 13 लाख। फिर नहीं, सेलिंग एक्सपेंसेस को मिलाकर भी तो था, प्लस कमीशन प्लस नेट प्रॉफिट। बस अब अपना कमीशन कितना दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट कितना है 18 लाख। तो अब हम बड़ी इजीली
सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने दिखा सकते हैं बेटा? जो ये 60 लाख है, इसमें से क्या ये टोटल 59,000 लैक्स लेस कर दिया जाए बेटा? 18 प्लस 20 प्लस 26 46 प्लस 13 59 होता है। तो हमारे सेलिंग एक्सपेंस निकल कर आ गए 1 लाख। अब क्वेश्चन और भी आसान। ए बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? सी। और सी आपसे क्या मांगा था? सेल्स। बीइंग, नहीं, नॉट ओनली सेल्स, इसमें लिखो सेलिंग एक्सपेंसेस आर वन परसेंट ऑफ सेल्स सो सेल्स विल बी, ये 1 लाख जो है वो 1% है, तो क्या 100% 1 करोड़ रुपीस होगा बेटा? समझ में आया ना पक्का? ए बी सी के बाद में डी, डी के लिए क्या बोला था? लिखो पहले डी इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, जीपी निकलता कैसे? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड सेल्स, तो क्या हम उसमें से गिवन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 45 लाख लेस कर देंगे तो क्या हमारा आंसर 55 लाख निकल कर आ जाएगा बेटा? और डी के बाद में मिसिंग फिगर क्या आएगा? ए, और ई का नाम क्या है? मिसलेनियस इनकम। अच्छा, इनकम ट्रेड पीएनएल के डीआर में आती है या सीआर में आती है? और सीआर साइड का टोटल कितना है? टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, सही बोला क्या एकदम में? और ये है कितने के बराबर? ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? प्लस मिसलेनियस इनकम। सो नाउ इज इक्वल्स टू क्या ये आंसर 5 लाख आएगा? ए बी सी डी ई, ई के बाद क्या आता है? देखो एफ कहाँ दिया हुआ है? ट्रेडिंग का टोटल दिया हुआ है क्या? और ट्रेडिंग का टोटल डेबिट का भी और क्रेडिट का दोनों का मैच होना चाहिए। पहले बताओ, यहां तक लिख लिया आपने? चले, एफ टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा डेबिट साइड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है और जीपी कितना है? तो क्या ये टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग 1 करोड़ आया, और क्रेडिट साइड बराबर सेल्स जो कितने की है? बताओ, पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि नहीं किया कि भाई जी जो है और एफ जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल बताना है। तो डेबिट में तो 2 आइटम है, सीओजीएस और जीपी, 45 55 जो हो गया 1 करोड़, और क्रेडिट में केवल एक आइटम है, वो कौन सा? सेल्स, वो कितने का है? 1 करोड़। कहानी फिनिश। और अब ई और एफ के बाद में क्या आएगा? जी, ये जी तो लिख लो, टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल
दैट इज ₹60 lakh. Sharp 1:30. Not a single minute I have taken off you. समझ आगे क्या? 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मिनट के 10 मार्क्स. देख लो. होमवर्क मैंने कौन सा दिया है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन. प्लीज करके लेके आना, ठीक है? आज अपन जो भी क्वेश्चन किए सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे बेटा. समझ में भी आ गए आप लोगों को? चले मिलते हैं कल. कल हम लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज. ओ इलस्ट्रेशन 7 पेंडिंग है. यस, पहले वो करेंगे.